आपको आजकल ऐसा नहीं लगता कि देश में कुछ भी हो रहा है, एक अलग ही हवा चल रही है। किसान जो है वो सड़क पर बैठा है, ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑपोजिशन के जो नेता है वो आधे से ज्यादा या तो जेल में है या उनके घर पर ईडी और सीबीआई बैठी हुई है। जो सही मायने में पत्रकारिता करते हैं उनके सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं और ऑपोजिशन उसके तो बैंक के खाते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक पार्टी ऐसी है जो बिल्कुल पाक साफ है, दूध से धुली हुई है, या फिर ऐसा कहें कि जो उस पार्टी में जाता है वो दूध से धुल जाता है, मतलब एकदम संत लेवल का बन जाता है। आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक चौहान के दाग बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इतनी तेजी से धुले कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अपना आदर्श उम्मीदवार बीजेपी ने बना लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी 5 साल के बाद ही सही, इतने लंबे टाइम के बाद ही सही, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला तो आया जिसने हम फकीरों के बीच में एक उम्मीद की किरण को पैदा किया इस नए काल चक्र में। अरे कहना क्या चाहते हो? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम शेयर करेंगे आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स किसान प्रोटेस्ट को लेकर, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर। क्योंकि कोई कुछ भी कहे, किसानों के ऊपर, हमारे अन्नदाता के ऊपर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, शायद आपकी और हमारी बातचीत से भी ज्यादा जरूरी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर दी है, और जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या सच्चाई है और एक्चुअल में इससे किसको बेनिफिट हो रहा है। पैसा ही पैसा होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, जब अरुण जेटली तब के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट सेशन के अंदर उन्होंने फाइनेंस बिल को पेश किया, उसमें अमेंडमेंट्स करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मनी बिल के रूप में पेश किया। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह थी कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मनी बिल के रूप में क्यों पेश किया, क्योंकि मनी बिल जो होता है ना, उसको राज्यसभा से अप्रूवल या पास करवाने की जरूरत नहीं होती, मतलब राज्यसभा का कलेश ही खत्म। अब इसके चलते हुआ क्या, इसके चलते एक पार्टी, उसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए, तकरीबन 6000 करोड़ के आज तक। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट है। सरकार जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आई तब सबसे मजे की बात क्या थी, इसके लॉजिक, जो सरकार ने लॉजिक दिए थे इसको लाने के पीछे। अब सरकार का कहना था कि जो ये बोरियों में भर भर कर कैश का आवन जावन होता है ना इलेक्शंस के टाइम पर, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इसके चलते बेसिकली सरकार ये चाहती थी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो इसको लेकर वो सारी प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो, ताकि सब कुछ वाइट वाइट रहे, सफेद सफेद रहे, बिल्कुल वैसा ही जैसा व्हाइट पेपर अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया। देखिए ये जुमला है। इसीलिए हम कहते हैं सरकार के जो ये लॉजिक होते हैं ना, ये बिल्कुल विचित्र होते हैं, एकदम कल्पना से परे होते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर सरकार ने क्या क्या कहा था, 50 दिन मांगे थे, ब्लैक मनी ने वापस आना था, टेररिस्ट फंडिंग रुक जानी थी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। चलो छोड़ो, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। जब ये सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आई तब एडीआर, सीपीआईएम और जया ठाकुर जो कांग्रेस की लीडर है, उनको ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। कुछ बेसिक सवाल थे उनके जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे। उनका पहला सवाल ये था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये आरटीआई के नियमों का उल्लंघन करते हैं, मतलब ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं कैसे, कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया मान लो किसी अननोन सोर्स से आ जाता है तो इनकम टैक्स वालों की सारी नजरें आपकी तरफ घूम जाएंगी। लेकिन वहीं यहाँ पर करोड़ों का लेन देन हो रहा था, लेकिन फिर भी इसको आरटीआई से बाहर रखा गया, इसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया। वैसे ये दलील सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी कि जो आम जनता है उसका हक ही नहीं है ये जानने का कि सरकार को कहां से फंडिंग आ रही है और कितनी फंडिंग आ रही है। ये तो इज्जत है आपकी और हमारी। गजब बेइज्जती है। दूसरी चीज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, इन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसको बढ़ावा नहीं देते, वो इसको बल्कि खत्म करते हैं। क्योंकि जीतने वाली जो पार्टी होती है उसको तो ये पता चल ही जाता है कि हारने वाली पार्टी को किस किस ने कितना चंदा दिया था, और फिर ईडी जाने और सीबीआई जाने। तीसरा उनका पॉइंट ये था कि शेल कंपनीज को भी अलाउ किया गया है इसके अंदर, कि वो भी अगर चाहें तो किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकती हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कोई कंपनी चाइना में है, कोई शेल कंपनी चाइना में है,
वो भी हमारे यहाँ की किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है और वो पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के चलते जो सिचुएशन, जो तैयारी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर होनी चाहिए थी, आज वो सिंगू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। नहीं, हम बस पूछ रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आम जनता, उसका तो क्या ही कहे, वो इतनी महान। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार लेकर आई तो सवाल तो क्या ही पूछना था। आम जनता वो हमेशा एक ही चीज फॉलो करती है, सरकार ने किया होगा सोच समझ कर किया होगा, हमारी भलाई के लिए किया होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब इसी भलाई की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट हाउसेस, हाँ वही कॉर्पोरेट हाउसेस जो आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में एक लेन देन का सिस्टम डेवलप हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम डेवलप हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ पैसे के थ्रू नहीं होती, आप पैसे के बदले में किसी को फेवर दे रहे हो, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर किया जा सकता है। मतलब कॉर्पोरेट लाखों का चंदा देते हैं पार्टीज को और उसके बाद जब पार्टी उनकी पसंद की पावर में आ जाती है, फिर वो पार्टी उनको करोड़ों के फेवर्स देती है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे तो उसके अंदर एक और चीज थी। वो क्या चीज थी कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो भी चाहे तो पार्टी को डोनेट कर सकती है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ठीक है, समझ में आता है, उन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेनिंग के लिए डोनेट कर दिया, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज भी कर सकती है। अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है कि आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप मंदिर में प्रसाद बांटने जा रहे हो। ये आप सिर्फ तभी करोगे जब आपको पूरा यकीन होगा कि प्रसाद चढ़ाते ही आपको बदले में भगवान आपकी जेब भरने ही वाला है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब ये जितने भी पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको माना और उसने ये कहा कि हाँ वाकई ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 19(1)(a) का भी उल्लंघन है। क्योंकि जो सरकार के तर्क थे इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं है, जैसे आपको और हमको भी समझ में नहीं आएंगे अंधभक्तों को छोड़कर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े प्यार से बोला हवा आने दो, और जो इसकी नींव थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, एनोनिमिटी, मतलब कभी पता ही नहीं चलेगा किसने किसको कितना पैसा दिया, उसको ही उठाकर भर दिया। अब ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता तो एक टाइम पर आकर लोग ये जरूर सवाल पूछते कि कहीं इसी के चक्कर में तो कॉर्पोरेट हाउसेस के इतने बड़े बड़े लोन माफ हो जाते हैं, या फिर उनके टैक्स 30% से 22% रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग पूछ सकते थे। चल झूठा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हर कोई समझता है कि किसान, उसका तो एक 50,000 का 1 लाख का लोन भी माफ नहीं होता, जिसके चक्कर में उसको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। वो सारी उम्र कर्ज के बोझ के तले ही दबा रह जाता है। लेकिन वही कॉर्पोरेट्स, उनके लाखों करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं, सॉरी राइट ऑफ हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे मोदी जी ने ये वादा किया था किसानों से बहुत पहले, हमें बड़े मुश्किल से ये वीडियो मिली है, आप जरूर देखो। उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहला वो कैबिनेट में क्या काम करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। लो कर लो बात। आज वही किसान है, वही हमारे प्रधानमंत्री है, और जो सरकार की वो बात कर रहे थे वही सरकार बनी हुई है। लेकिन किसान आज बना हुआ है आतंकवादी, क्रिमिनल, एंटी नेशनल, खालिस्तानी। एक तरह से किसान को अपने देश में एलियन बना दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एनीवेज, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बैंक्स को ये निर्देश दे दिया है कि पहली फुर्सत में ये जितना भी सिस्टम चल रहा है ना, इसको बंद करो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद करो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड लेने भी आता है ना, तो उसको आपने एक ही बात कहनी है, निकल यहाँ से, निकल। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 मार्च तक एसबीआई को सारी डिटेल देनी होगी। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक की पूरी डिटेल देनी होगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक वो सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा आपके और हमारे लिए। और तो और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो हाल ही में इशू हुए हैं और अभी बुनाए नहीं गए हैं, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको भी एसबीआई को, कंपनीज को वापस करना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनकर
आपको और हमको नो डाउट खुशी तो पूरी हुई है, लेकिन जहां तक हम अपनी सरकार को जानते हैं, इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है इसको वेबसाइट पर अपलोड करने से मना कर दे, या फिर सरकार जो है वो इस फैसले को चैलेंज करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को सरकार ये भी कह सकती है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस तक रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि अगर एक कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाता है तो ऑपोजिशन को कुछ नहीं करना है, उनको बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उनको बस कनेक्शन बिल्ड करना है इस लेन देन के अंदर, किसने किसको कितना चंदा दिया और बदले में किस तरह का फेवर उसको दिया गया। ऑफ कोर्स अगर ऑपोजिशन हमेशा की तरह सोती न रह जाए, क्योंकि यहाँ पर आजकल एक ही चीज चलती है हमारे देश में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अभी सबको पता है लाठी किसके हाथ में है। लवणे न भोजन। नहीं, हमने बस किसानों को देखकर आइडिया लगाया कि लाठी किसके हाथ में हो सकती है। देखो, अगर किसानों की बात करें तो हमें जहां तक लग रहा है सरकार का दूर दूर तक कोई मूड नहीं है एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने का। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा। एक तो ये गोदी मीडिया जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है ना, ये एक अलग ही ट्रिप पर घूम रहा है, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले, और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। मतलब जहां पर सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने में नाकाम हो जाती है ना, या चूक जाती है, वहां पर ये आ जाता है बैटिंग करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब सोचिए, अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। लो कर लो बात। अब यहाँ पर आप लोगों को तिहाड़ी ये समझाना चाह रहा है कि अगर एमएसपी C2+50 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दे दी गई तो जितना भी इन्फ्लेशन आएगा वो इसी की वजह से आएगा। इसलिए आज एक बड़ा सवाल ये भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? और ऊपर से ये 20-25% का आंकड़ा, हमें ये नहीं पता कि ये तिहाड़ी कौन से बड़े लेवल का अर्थशास्त्री है, कहां से इसने ये आंकड़ा निकाला है। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखो, अभी जो किसानों को एमएसपी मिल रही है वो मिल रही है A2+FL फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और अगर MS स्वामीनाथन का दिया गया फॉर्मूला C2+50 वो लागू कर दिया जाता है ना, तो एमएसपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन जब इन फॉर्मूलास की बात होती है ना, साथ में एक और नया शगुफा छोड़ दिया जाता है कि सरकार के ऊपर 17 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा अगर सरकार किसान ने जितना भी अन्न देश के अंदर पैदा किया उसका एक एक दाना खरीदे, तब ये फिगर निकल कर आता है। लेकिन जहां तक हमें पता है सरकार तो पूरा अन्न खरीदती नहीं है, वो तो अपना बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा खरीदती है। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। मतलब देखा जाए ना, जब से किसान आंदोलन चला ना, जितनी भी गोदी चैनल में पापा की परियां और ये बागड़ बिल्लियां, ये पता ही नहीं कौन कौन से लॉजिक फैला रहे हैं, कौन कौन से र्यूमर्स को पूरी हवा दे रहे हैं। लवणे न भोजन। अब हम इन्हें तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते और इनको ज्यादा कुछ कहने का फायदा भी नहीं है और उससे होगा भी कुछ नहीं, लेकिन हम आपको जरूर कह सकते हैं कि अच्छी खबरें देखा करो, अच्छे चैनल्स को देखा करो, दोनों तरफ की बातें सुना करो, ये गोदी मीडिया के चक्कर में मत फंसे रहा करो। कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? चुप हो जा, सातवीं फेल। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा ही चैनल देखो, आप और भी चैनल्स देख सकते हो। एटलीस्ट वो चैनल देखो जो फैक्ट बताए, जो सच्चाई बताए, जो ये बताए कि किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों आज किसान जो है हमारे देश का वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, गोले खा रहा है, गोलियां खा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि सरकार को वो अपनी बात कह सके। और ये जो जितने भी ट्रोल्स हैं ना, ये जितने भी अंधभक्त हैं, ये जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं कि ये किसान जो है ये खालिस्तानी है, ये क्रिमिनल है, इसको कनाडा से फंडिंग आ रही है, इसको चाइना से फंडिंग आ रही है, ये बहुत अमीर है, इनके पास लाखों के ट्रैक्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम उनसे बस एक ही बात कहना चाहते हैं, एसी कमरों में लैपटॉप के आगे बैठकर ऐसा कुछ भी लिख देना बहुत आसान होता है। अगर तुम एक्चुअल में रियलिटी चेक करना चाहते हो ना,
तो एक बार बेटा खेत में उतर कर देख लो या फिर किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल होकर देख लो, गोले खाकर देख लो, ना तुम्हें अपनी नानी याद आ गई। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। बाकी हमें लगता है हम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए हैं। नहीं, अगर बात हमारे अन्नदाता की आती है और जिस तरह का रवैया उसके खिलाफ अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जब हम वो चीज देखते हैं तो हमें दुख भी होता है और हम पूरे इमोशनल भी हैं। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोलते यार। सब